रियल एस्टेट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट। जी हाँ, आज मैं आपको रियल एस्टेट रिलेटेड सारी न्यूज़ देने वाला हूँ जो पिछले एक हफ्ते में हुई है, और ये वो जो आपके काम की, आपके मतलब की है। आपको रियल एस्टेट के बारे में पूरा अवेयर होना है और मैं आपको ये करा के रहूँगा। तो चलिए शुरू करते हैं एक एक करके। जो इंपॉर्टेंट न्यूज़ है, जो आपके लिए महत्वपूर्ण है, मैं वो आपको बताता हूँ। नमस्कार, मैं हूं प्रदीप मिश्रा। द प्रॉपर्टी मिश्रा शो में आपका स्वागत है। यहाँ हम आपको प्रॉपर्टी और प्रॉपर्टी मार्केट की हकीकत बताते हैं। नो बकवास, डायरेक्ट काम की बात। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले द्वारका एक्सप्रेसवे। द्वारका एक्सप्रेसवे क्लोवर लीफ, जो कि दिल्ली गुरुग्राम एक्सप्रेसवे के ऊपर पड़ता है और एसपीआर को कनेक्टिविटी भी देता है द्वारका एक्सप्रेसवे से, उसका ट्रायल रन शुरू हुआ और बंद भी हो गया। उसकी कनेक्टिविटी जैसे ही खोलते हैं और फिर उसको बंद कर देते हैं, तो मतलब ये खुल भी रहा है और बंद भी हो रहा है। ये एक वो कनेक्टिविटी है जो द्वारका एक्सप्रेसवे, एसपीआर, NH-48 को आपस में एक दूसरे से जोड़ती है, रैम्प और लूप के थ्रू। 4-वे एक जंक्शन है और ये द्वारका एक्सप्रेसवे, दिल्ली गुड़गांव एक्सप्रेसवे, एसपीआर और सेंट्रल पेरिफेरल रोड सबको आपस में जोड़ता है। और द्वारका एक्सप्रेसवे ना खुलने की जो वजह है वो ये है कि अभी तक फाइनल डेट नहीं आई है इनॉग्रेशन की, इसीलिए ये अभी तक नहीं खुल पाया है। और इसका लॉस ये है कि यहाँ ट्रैफिक कंजेशन जैसे इश्यूज हो रहे हैं, लोग रॉन्ग साइड जा रहे हैं और एक्सीडेंट बहुत होने के चांसेस हैं। लोग फास्ट ड्राइविंग कर रहे हैं रॉन्ग साइड में भी, तो ये अपने आप में एक एक्सीडेंट होने जैसी स्थिति है। तो यहाँ पर आप अगर ड्राइव कर रहे हैं तो आपको थोड़ा सा संभल के चलाना है। अगर सरकार अपना काम नहीं कर रही है तो कम से कम आपको संभल कर चलने की ज़रूरत है। सेफ ड्राइविंग करें और सुरक्षित रहें और दूसरे को भी सुरक्षित रखें। उम्मीद है बहुत जल्दी द्वारका एक्सप्रेसवे का इनॉग्रेशन हो जाएगा और ये क्लोवर लीफ भी, जो बार बार ट्रायल रन के लिए खुलता है और बंद हो जाता है, ये भी पूरे हद तक खुल जाएगा। तो अब बात करते हैं दूसरी बड़ी न्यूज़ की। गुरुग्राम के अंदर गवर्नमेंट ने सर्कल रेट को हाइड करना प्रपोज किया। इसकी ऑब्जेक्शंस की लास्ट डेट दिसंबर 17, 2023 थी और ये 1 तारीख से एप्लीकेबल हो सकते हैं नए सर्कल के रेट। और सर्कल रेट की एक्सपेक्टेशन जो है वो जिस हिसाब से प्रपोजल है, उस हिसाब से सर्कल रेट में काफ़ी अच्छा खासा इजाफा देखने को मिल रहा है। गोल्फ कोर्स रोड और MG रोड की बात करें तो करीब 70% के सर्कल रेट यहाँ बढ़ रहे हैं। और जैसे कि फरक नगर की बात करें तो करीब 87% सर्कल रेट यहाँ एग्रीकल्चर लैंड के ऊपर बढ़ रहा है, 35% कमर्शियल लैंड के ऊपर। तो ये अपने आप में बड़ा एक डेवलपमेंट है, क्योंकि सर्कल रेट बढ़ेगा तो आपकी पॉकेट के ऊपर भी ज़्यादा लोड पड़ेगा, आपको स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। इसके ऊपर मेरे कोट्स अगर आपने नहीं देखे हैं तो टाइम्स ऑफ इंडिया का जो न्यूज़ है वो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूँ, उसमें जाके मेरे अपने कोट्स क्या हैं इसके ऊपर वो ऑलरेडी दिए हैं। वैसे मैं आपको इस प्रोग्राम में भी ये चीज़ें बता रहा हूँ। यहाँ इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि सर्कल रेट बढ़ने से जो वाइट के अंदर प्रॉपर्टी खरीद रहा है उसको कोई बहुत ज़्यादा नुकसान होता नज़र नहीं आ रहा, क्योंकि वो वैसे ही वाइट में प्रॉपर्टी खरीद रहा है। जब वो वाइट में खरीदता है तो उसी हिसाब से उसे स्टैम्प ड्यूटी भी पे करनी पड़ती है। ये उसको डेंट पड़ता है जो कैश में, मतलब सर्कल रेट में प्रॉपर्टी खरीदते हैं, वाइट पे करते हैं और उसके ऊपर कैश पे करते हैं, ये उनके लिए फ़र्क करता है। तो अगर आप रेगुलर बायर हैं और डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं और डेवलपर से 100% वाइट में डील कर रहे हैं, तो ये खबर आपको बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट नहीं करती है। ये ज़रूर है कि डेवलपर की सोर्सिंग, जहाँ पर कैश की इन्वॉल्वमेंट होती है, वो थोड़ी सी अब महंगी हो सकती है। क्योंकि मान लीजिए कोई लैंड डेवलपर 5 करोड़ रुपए एकड़ खरीद रहा है और उसे वो बुक्स में, चूंकि सर्कल रेट कम है और 2 करोड़ रुपए दिखा रहा है, उस हिसाब से पे कर रहा है, तो वहाँ डेवलपर को अब 5 करोड़ के हिसाब से सर्कल रेट माना जाएगा। और इसको मैं एग्जाम्पल के तौर पर अगर बताऊँ तो आपने जिस डेवलपर से प्रॉपर्टी खरीदी, आपने 100% वाइट में खरीदी है, लेकिन डेवलपर जो लैंड बाई कर रहा है, फॉर एग्जाम्पल वो 5 करोड़ रुपए एकड़ बाई कर रहा है, 2 करोड़ रुपए उसका सर्कल रेट है, तो वो 3 करोड़ रुपए कैश की इन्वॉल्वमेंट वहाँ कर रहा है। और वहीं अगर सर्कल रेट बढ़ के 4 करोड़ रुपए हो गया तो उसे 4 करोड़ रुपए के ऊपर स्टैम्प ड्यूटी पे करनी है। और 4 करोड़ रुपए पे सिर्फ स्टैम्प ड्यूटी ही पे नहीं करनी, 4 करोड़ रुपए वाइट भी लाना है। रियल एस्टेट में जो काले धन का धंधा है वो कहीं हद तक इससे रुकेगा। डेवलपर को स्टैम्प ड्यूटी ज़्यादा पे करनी पड़ेगी तो कहीं हद तक फाइनल प्राइस के ऊपर उसका इम्पैक्ट आता है। लेकिन यहाँ हमेशा मार्केट सेलिंग प्राइस मार्केट फोर्सेस के ऊपर डिपेंड होता है, इसीलिए आपको बहुत ज़्यादा चिंता करने की ज़रूरत नहीं है। जो हुड्डा के पुराने सेक्टर है जिसका नाम अब HSVP कहा जाता है, हुड्डा का नाम बदलकर, तो वहाँ पर चूंकि सर्कल रेट कम होता है तो वहाँ पर जो प्रीमियम होता है
जो सर्कल रेट के ऊपर की वैल्यू होती है और मार्केट रेट और सर्कल रेट के बीच का डिफरेंस होता है, वो कैश में जाता है। वहाँ उन बायर्स को अब ज़्यादा स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ सकती है। तो कैश की इन्वॉल्वमेंट कम होगी। मेरे को लगता है ये एक अच्छा कदम है, हमें इस कदम का वेलकम करना चाहिए। और वाइट में जो ट्रांजैक्शन करते हैं उनके लिए इस खबर में बहुत ज़्यादा कोई दिक्कत आती मुझे नहीं नज़र आ रही है। और मेरा तो ये मानना है कि रियल एस्टेट में पूरी तरह से ब्लैक मनी हट ही जानी चाहिए। सारी ट्रांजैक्शन 100% वाइट में होनी चाहिए, तो ये सेफ और सिक्योर भी होगी और हमारी इकोनॉमी को भी इससे बूस्ट मिलेगा। लेकिन कहा जाता है काला धन रियल एस्टेट में लगता है, तो इसीलिए काले धन को एडजस्ट करने के लिए सर्कल रेट और मार्केट रेट के बीच में डिफरेंस होना ज़रूरी है। इसीलिए ये कैश यहाँ खपता चला जाता है। आपका क्या विचार है? आपको लगता है सर्कल रेट बढ़ना चाहिए, नहीं बढ़ना चाहिए, मार्केट रेट के कंपैटिबल होना चाहिए, नहीं होना चाहिए? ये आप मुझे ज़रूर बताएं, क्योंकि मैं मानता हूँ कि मार्केट रेट जो भी है उसके आसपास ही सर्कल रेट भी होना चाहिए। कैश की इन्वॉल्वमेंट होनी ही नहीं चाहिए। हाँ, ये ज़रूर है कि मार्केट रेट से ज़्यादा सर्कल रेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये बायर को पिंच करता है। जब मार्केट रेट ही वैसा नहीं है और सर्कल रेट ज़्यादा हो तो उस समय बायर को एडिशनल स्टैम्प ड्यूटी पे करनी पड़ती है। ये एक चोट वाली बात है। तो यहाँ अथॉरिटीज़ अगर सर्कल रेट बढ़ा रही हैं और फर्दर कोई अगर मार्केट में करेक्शन आती है तो उसे रिड्यूस करने के लिए भी रेडी रहना चाहिए। वहाँ सर्कल रेट ज़्यादा और मार्केट प्राइस कम होने के एवज में बायर को बहुत ज़्यादा दिक्कत आती है। तो ये आपके लिए खबर कैसी है, मुझे आप ये ज़रूर बताएं नीचे कमेंट सेक्शन में। अगली खबर है, एमसीडी ने दिल्ली के अंदर जियो टैगिंग जो अपने घर की है वो करनी शुरू कर दी है। अगर आपके पास प्रॉपर्टी है तो आपको भी वहाँ जियो टैगिंग कराना है। इसके लिए आपको एमसीडी का जो ऐप है उस पे जाना है और ये आप प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं और उस पे जाके अपनी प्रॉपर्टी को जियो टैग करवा सकते हैं। ये एक अच्छा स्टेप है जिससे बेसिक इंफ्रा की जो कमी आप देखते हैं नॉथराइज्ड कॉलोनीज़ के अंदर या अप्रूव्ड एरिया के अंदर भी जब प्रॉपर जियो टैगिंग होगी तो इसका बेनिफिट आपको ज़रूर मिलेगा इंफ्रा डेवलपमेंट में। मेरे को लगता है कि ये एक पॉजिटिव स्टेप है। अगली खबर है, एयर इंडिया ने 6.2 लाख स्क्वायर फीट कमर्शियल रियल एस्टेट स्पेस को गुरुग्राम में खरीद लिया है, जो एनुअल रेंट जिसका 90 करोड़ है। ये 21 साल की लीज है। एयर इंडिया मतलब जो टाटा ग्रुप के नाम से अब जाना जाता है। पहले ये टाटा की ही ऑर्गेनाइजेशन थी, लेकिन बाद में से एयर इंडिया, और इसका नाम भी टाटा द्वारा ही रखा गया था एयर इंडिया, और अब ये टाटा ग्रुप ही इसको ओन कर रहा है। इसने एक बड़ा स्पेस गुरुग्राम के अंदर इनोवेशन सेंटर के अंदर लिया है और ये लीज लंबे टाइम की है। इसमें जैसा मैंने बताया 6.2 लाख स्क्वायर फीट है, 90 करोड़ रुपए पर ईयर, 21 साल तक देना है। और ये डिफरेंट ब्लॉक्स लिए हैं इसके अंदर। यहाँ रेंट एवरेज 2.40 करोड़ पर मंथ और 43.29 करोड़ पर ईयर है। जो इस डील की रजिस्ट्रेशन हुई है वो 18 अक्टूबर को हुई है और इसके अंदर जो डिपॉजिट हुआ है वो 14.40 करोड़ हुआ है। और ये एक और रेंटल स्पेस 2.66 लाख स्क्वायर फीट का, जो कि 2.85 करोड़ रुपए पर मंथ और 48.04 करोड़ पर ईयर विद अ डिपॉजिट ऑफ 17.10 करोड़। एक डील ये और भी स्पेस है जो इस डील में है। ये स्टैम्प ड्यूटी जो है इसकी 3.89 करोड़ है और दूसरे की 4.32 करोड़ रुपीस है। तो ये बड़ी डील है गुड़गांव के लिए। गुरुग्राम में कॉर्पोरेट्स इंटरेस्ट ले रहे हैं और इतना बड़ा अगर स्पेस ले रहे हैं तो रियल एस्टेट के अंदर ऑफिस लीजिंग में ये एक बड़ी मूवमेंट देखी जा रही है। अगली खबर है डीएलएफ की। जी हाँ, डीएलएफ गुरुग्राम के अंदर बहुत जल्दी अपना नया प्रोजेक्ट सेक्टर 77 के आसपास लॉन्च कर सकता है और लॉन्च करने की करीब उसने तैयारी कर ली है। आर्बर 2 के नाम से इसे अभी बुलाया जा रहा है। फाइनल नेम इसका नहीं आया है, जब आएगा तो मैं आपको पूरी डिटेल बताऊंगा। लेकिन अभी फ़िलहाल बायर्स का इंटरेस्ट इसके इस प्रोजेक्ट की तरफ काफ़ी दिख रहा है। लोग इंटरेस्ट ले रही है। काफ़ी सारी लैंड जहाँ डीएलएफ की है वहाँ पर ये पहला प्रोजेक्ट है और डीएलएफ इसको पूरी तरह से डेवलप करने वाला है। तो चूँकि फर्स्ट इन्वेंट्री है तो यहाँ इन्वेस्टर्स का भी रुझान है और इन्वेस्टर्स ने अब तक डीएलएफ के साथ अच्छी कमाई भी करी है, तो इस प्रोजेक्ट में रुझान बनता है। डीएलएफ का दूसरा प्रोजेक्ट अंधेरी के अंदर जून 2024 तक आ जाएगा। ये एक स्लम रिहैबिटेशन वेंचर है जो कि ट्राइडेंट ग्रुप के साथ है
और जैसा मैंने बताया जून 2024 से पहले इसको लॉन्च करने की प्लानिंग है। इनिशियल फेज में 1 मिलियन स्क्वायर फीट डेवलपमेंट होगी और इसके अंदर 30 ऑड स्टोरी बिल्डिंग होगी। ये डीएलएफ के लिए इसीलिए एक बड़ा कदम माना जा रहा है क्योंकि ये मुंबई मार्केट में डीएलएफ की री एंट्री है। क्योंकि मुंबई मार्केट अलग है, गुड़गांव की मार्केट अलग है। गुड़गांव में डीएलएफ का ज़रूर दबदबा है, लेकिन मुंबई में भी अब डीएलएफ दबदबा बनाने जा रहा है और उस मार्केट में इसकी री एंट्री है। डीएलएफ ने इसमें 400 करोड़ रुपए इन्वेस्ट किया है और यहाँ जो पोटेंशियल सेलेबल एरिया है वो 30 से 35 लाख स्क्वायर फीट का है। डीएलएफ ने रिसेंटली जो फाइनेंशियल रिपोर्ट आई है उसके हिसाब से नेट प्रॉफिट इंक्रीज हुआ है उसका 29% और अब ये पहुंच गया है 629 करोड़ Q2 फाइनेंशियल ईयर के अंदर। तो यहाँ टोटल इनकम जो है वो बढ़कर 1476 करोड़ रुपीस हो गई है और कंपनी ने अपना नेट कैश पॉजिटिव जो स्टेटस है वो ड्यूरिंग क्वार्टर और जो एंटिसिपेट सेल बुकिंग है वो करीब 13,000 करोड़ रुपए फाइनेंशियल ईयर के एम की गई है। तो इसके लिए वो मल्टीपल लॉन्च कर रहा है। मार्च 2024 तक आपको डीएलएफ के और लॉन्च भी देखने को मिलेंगे और ये जब मार्केट में लॉन्च करता है तो आसपास के एरिया में हलचल होती है और डिमांड भी काफ़ी देखने को मिलती है। अगली खबर है ओबराय रियल्टी की। ओबराय रियल्टी मुंबई का एक बड़ा नाम है, अब गुड़गांव के अंदर वो एंटर कर चुका है। इसने गुड़गांव के अंदर 597 करोड़ की पेमेंट करके गुरुग्राम के अंदर एक प्रॉपर्टी खरीदी है जिसे वो अब डेवलप करने जा रहा है और ये ज़मीन इसने आयरियो रेजिडेंसी से खरीदी है। और ओबराय रियल्टी के बारे में कहा जाता है कि ओबराय रियल्टी पॉश होम्स बनाने में फोकस करता है। मुंबई में भी पॉश होम्स के लिए वो फेमस है। मुंबई के अंदर ऑलरेडी 10 मिलियन स्क्वायर फीट प्रोजेक्ट ओबराय रियल्टी ने बनाए हैं और अब वो अपने आप को मुलंड और बहुत जल्दी थाने के अंदर भी नए प्रोजेक्ट्स लेकर आने वाले हैं और ये बेंगलुरु और पुणे की मार्केट को भी रीथिंक कर रहे हैं एंट्री करने के लिए। और जो इनके घर हैं वो मुंबई के अंदर करीब 40,000 रुपये पर स्क्वायर फीट से स्टार्ट होते हैं। तो ये अपने आप में एक बड़े टिकट साइज़ की डील और बड़े टिकट साइज़ की लग्जरी अपार्टमेंट यहाँ फर्दर फ्यूचर में गुड़गांव में लेकर आ सकते हैं। वैसे प्रेस्टीज या कासा ग्रैंडे चेन्नई की कंपनी ये भी ऑल ओवर इंडिया में अपने आप को फैलाने के लिए अब तैयार हो चुके हैं। अगली खबर है बेंगलुरु की। जी हाँ, एनआरआईज की प्रॉपर्टी परचेज में काफ़ी इंटरेस्ट बढ़ा है और बेंगलुरु में वो अच्छा खासा इंटरेस्ट देख रहे हैं। तो यहाँ बेंगलुरु टॉप सिटी बन के आया है। करीब 12,000 लोगों पे सर्वे हुआ, नो ब्रोकर ने सर्वे किया और उस खबर की माने तो यहाँ 45% जो लोग इंटरेस्ट दिखा रहे हैं बाइंग प्रॉपर्टी इंडिया में करने में, उनमें 6 शहर उन्होंने पसंद किए हैं जिसमें दिल्ली एनसीआर, मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, हैदराबाद एंड पुणे। और इन सब शहरों में बेंगलुरु 29% एनआरआईज की प्रेफरेंस है और 24% एनआरआईज मुंबई के एरिया में प्रेफर करते हैं और 18% हैदराबाद में। एनआरआई बेंगलुरु को एक सेफ्टी टाइप में लेते हैं क्योंकि ये एक सेफ सिटी कहा जाता है जहाँ सेफ्टी, सिक्योरिटी और लाइफस्टाइल ऑफरिंग बहुत ज़्यादा है और इंफ्रास्ट्रक्चर चैलेंजेस होने के बावजूद भी बेंगलुरु लोगों की पसंद बनी हुई है। यहाँ करीब 57% एनआरआईज ने प्रॉपर्टी परचेज करने का इंटरेस्ट दिखाया है और ये बायर्स यूएई और यूएस के ज़्यादा है और स्पेशली जो आईटी रिलेटेड प्रोफेशनल्स हैं उनका यहाँ ज़्यादा इंटरेस्ट दिख रहा है। और एनआरआई का इंटरेस्ट दिखने की मेन वजह है रेंटल इनकम, डीवैल्यूएशन ऑफ रुपी, फेवरेबल रेगुलेशंस और रियल एस्टेट मार्केट के अंदर पॉजिटिव सेंटीमेंट। इस कारण से एनआरआईज इंडिया में प्रॉपर्टी इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं। अगली खबर है रजिस्ट्रेशन ऑफ प्रॉपर्टी इन पुणे। यहाँ 7% यहाँ अप दिखा है नवंबर के अंदर। यहाँ डिमांड पुणे के अंदर भी काफ़ी बनी हुई है। तो प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन का जब डाटा उठाते हैं तो एग्जैक्ट पता चलता है कि आखिर कितने लोग नई प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं। और यहाँ 14,600 यूनिट्स अगर मैं कंपेयर करूँ तो 13,694 रजिस्ट्रेशन के अगेंस्ट में, जो कि नवंबर 2022 में हुई थी, अब 14,607 रजिस्ट्रेशन हुए हैं। ये अपने आप में पुणे में भी एक तरह से रियल एस्टेट में हलचल है। मतलब हलचल पूरे इंडिया में है। टॉप 7 सिटीज़
में ज़्यादा हलचल है और उसमें पुणे भी अपनी पोजीशन को मेंटेन कर रहा है। तो पुणे के अंदर भी इस टाइम पे स्टैम्प ड्यूटी कलेक्शन जो है 473 करोड़ हुआ है और इसने प्रॉपर्टी वैल्यू जो ट्रांजैक्शन हुई है वो 13,342 करोड़ की हुई है। तो अच्छी खासी ट्रांजैक्शन पुणे के अंदर भी रियल एस्टेट में देखने को मिल रही है। अगली खबर है हाउसिंग सेल में राइज 38% दिस ईयर टू ₹4.5 लाख करोड़ अक्रॉस 7 सिटीज़। जी हाँ, हाउसिंग सेल की बात करें जो 7 मेजर सिटीज़ हैं वहाँ पे 38% जो है वो इस साल टोटल मार्केट बढ़ी है और जिसमें 4.5 लाख करोड़ का धंधा हुआ है। लास्ट ईयर की बात करें तो ये सेल 3,26,877 करोड़ रुपए था, जो कि दिल्ली एनसीआर, मुंबई, कोलकाता, चेन्नई, बेंगलुरु, पुणे और हैदराबाद जैसे शहरों में। तो जनवरी से सितंबर दिस ईयर की बात करें तो यहाँ वैल्यू ऑफ होम जो है वो 3,48,776 करोड़ रुपए से बढ़कर अब 7% इंक्रीज दिख रहा है, जो कि प्रीवियस ईयर का था। और यहाँ पर करीब करीब 8 से 18% का लग्जरी होम के अंदर राइज आया है। तो लोग लग्जरी होम अब ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं। सिर्फ दिल्ली एनसीआर में नहीं, पूरे इंडिया में लग्जरी होम की कीमतें बढ़ी है और साथ साथ डिमांड भी काफ़ी हद तक बढ़ी है। तो ये तो थी रियल एस्टेट रिलेटेड न्यूज़ अपडेट जो मैं आपको पूरे हफ्ते की दे रहा हूँ। ये वीडियो आपको कैसी लगी, इन्फॉर्मेटिव लगी नहीं लगी, ये आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और फ्यूचर में और रेगुलर ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस देखने के लिए मुझे सब्सक्राइब करें। नमस्कार एंड जय हिंद।